हेलो एवरीवन। नमस्कार। तो सबसे पहले तो सॉरी कि इतना लंबा जो गैप हुआ है, जो डिले हुआ है वीडियो लाने में। पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है दोबारा अपलोड कर दें। एक्चुअली सिस्टर की वेडिंग थी, उसमें बिजी रहा काफ़ी। और साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि ऑफिस का वर्क रहता है, फिर शाम को फ्री होकर आपके लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इन्फॉर्मेशन सारी पीपीटी में डालता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग आती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनिमेशन और इंटरैक्टिव वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेशन अगर आप पूरा देखेंगे तो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल ज़रूर मिलेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस पे, और जिसमें हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री चाइना की इसलिए देखेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा लगे कि चाइना क्यों उस समय के जो भी एग्रीमेंट्स हैं, अकॉर्ड्स हैं, उनको नहीं मानता है, जिन्होंने जन्म दिया है आज की समस्याओं को, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। ठीक है, उसके बाद जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो बाउंड्री इशू है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी सी बात है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो चाइना के साथ में है वो दो लैंड मासेस और दो एरियाज पे है। एक तो अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, अब तो लद्दाख का रीजन है वो, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। और दूसरा मैकमोहन लाइन के साउथ का जो एरिया है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी पहले कहते थे, नेफा, और अब उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। अक्साई चीन का जो मामला है उसको तो चाइना चाइना के ही कंट्रोल में है वो, जिसे वो जिनजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जो है उसको एडमिनिस्टर करता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बहुत सारे मेजर्स हुए, लेकिन उनका ग्राउंड रियलिटी पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, सेटिस्फैक्टरीली वर्क नहीं किया। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है सेशन का कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आएँ तो इनमें सफिशिएंट फॉर्डर हो आपके पास, जिससे आप एग्जाम में एनालिटिकली लिख पाएँ और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, साथ ही साथ फैक्ट एंड फिगर्स एंड करंट इश्यूज को भी कोट कर पाएँ। ठीक है, देखिए ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं चाइना की। इसको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझिए आप। इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, ताइवान का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कम्युनिस्ट चाइना का राइज कैसे हुआ। ठीक है, और नॉर्मल नेशन की तरह अगर आप देखिए तो जैसे इंडिया है, इंडिया में कई सारे डायनेस्टीज़ और एम्पायर्स रहे, जैसे मौर्यन एम्पायर रहा, गुप्ता एम्पायर रहा, विजयनगर एम्पायर रहा, स्लेव डायनेस्टी रही, मुगल एम्पायर रहा। ठीक है, ऐसे ही चाइना में भी बहुत सारे एम्पायर्स रहे। तो 2205 बीसी से लेकर के 1911 बीसी तक जो है बहुत सारी डायनेस्टीज रहीं। सबसे पुरानी थी शिया डायनेस्टी, और सबसे लास्ट में 1911 में जो रही वो है शिन डायनेस्टी। QING लिखा है, शिन बोलते हैं इसको। तो ये जो शिन डायनेस्टी थी 1911 की लास्ट थी। उसके बाद 1912 में जो है ये रिवॉल्यूशनरी सुन यत सेन प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद 1917 में चाइना ज्वाइन करता है वर्ल्ड वॉर 1 और जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो चियांग काई शेक। ठीक है, इनका नाम छुप गया है, फोटो आ गई है, चियांग काई शेक। ठीक है, ये चेयरमैन थे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये कुओमिंतांग नेशनलिस्ट थे। तो कुओमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसके ये चीफ थे। कौन? ये चियांग काई शेक, ये वाले। ठीक है, और दूसरे थे माओ जेडोंग। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो इन दोनों के बीच में चला है सिविल वॉर, बहुत लंबा चला है। थोड़ी देर के लिए वो रुका था जब चाइना पे अटैक कर दिया था जापान ने, और कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को चाइना की कैप्चर कर लिया था बीजिंग को लगा करके। ठीक है, उसके बाद जापान ने 1941 में यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया, यूएस ने वापस एटम बॉम्ब गिराया, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। और जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर चाइना में वापस सिविल वॉर शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? कम्युनिस्ट के बीच में और नेशनलिस्ट के बीच में। नेशनलिस्ट कौन? चियांग काई शेक। कम्युनिस्ट कौन? माओ जेडोंग। ठीक है, इतनी बात है। 1945 में ये रिज्यूम होता है। उसके बाद जो विक्ट्री होती है, जो जीत के सामने आता है, वो कौन आता है? आगे देखते हैं, माओ जेडोंग। ये हैं आपके सामने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर माओ जेडोंग। चेयरमैन माओ के भी नाम से लोग इन्हें जानते हैं। बहुत बड़े चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, और कम्युनिस्ट लोगों के बीच में तो पूजे जाते हैं। इन्होंने छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे पीजेंट्स के, जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस में थे या एग्रेरियन डिसकंटेंट था जिनके अंदर, उन सभी को हार्नेस किया नेशनलिज्म के नाम पे, और उसके बाद जो है मिलियंस की आर्मी बनाई। और 20 साल की लगातार जो है सिविल वॉर और फाइटिंग और स्ट्राइफ के बाद में जो है ये कुओमिंतांग नेशनलिस्ट से जो है जीत गए। किसकी थी कुओमिंतांग नेशनलिस्ट? चांग काई शेक की। ठीक है, तो माओ जेडोंग जो हैं वो विक्टोरियस होके निकले। और ये जो चांग काई शेक का जो कुओमिंतांग नेशनलिस्ट था, ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? ताइवान, और वहां पर अपनी एक अलग सरकार बनाई। और फिर ताइवान और चाइना के जो संबंध हैं वो अभी आप लोगों को पता ही है, इस पर एक अलग से चर्चा की हुई है, मैंने वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो अब समझ गए आप ताइवान का फॉर्मेशन। और उसके बाद 1958 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया इन्होंने, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना गया। हालांकि इसमें बहुत लोग भुखमरी से भी मरे, भूखे भी मरे,
और इस पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। अभी हम लोग माओ जेडोंग और चाइना के इवोल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ पे आना है, बॉर्डर डिस्प्यूट पे, ठीक है। तो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट जीते, माओ पावर में आए, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहला काम माओ ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट से। बोले ये सब अनइक्वल हैं, कोई इक्वालिटी में नहीं हुई है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जनता बड़ी खुश हो गई, जनता ने तो माओ को बिल्कुल जो है सराखों पे बैठा लिया। हीरो है वैसे माओ तो वहाँ के, ठीक है। फिर माओ बोले कि भाई हम डिमांड करते हैं रीनिगोशिएशन सारे बॉर्डर का, सारी ट्रीटीज का। और यही वो समस्या है, यही वो जड़ है, समस्याओं की जड़ यही है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, जो शिमला एग्रीमेंट था हमारा 1913 से 1914 वाला, ठीक है, वो भी ये नहीं मानते। तो इसी वजह से जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। अच्छा, आगे जब बात करते हैं तो माओ ने देखिए एक बात तो की है कि कम से कम जो बहुत इलिटरेट और सेमी फ्यूडल और बिल्कुल एग्रीकल्चरल जो कंट्री थी, उसको बिल्कुल जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज और सोशलिस्ट स्टेट बना दिया। आप ये समझिए कि सिक मैन ऑफ एशिया कहते थे चाइना को, और चाइना फिर कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, है ना। और माओ की डेथ तक जो है चाइना के पास खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब भी था, गाइडेड मिसाइल्स भी थी, और मेजर ऑयल प्रोड्यूसर भी था, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूम हो चुका था। हमारे यहाँ तो 1991 में रिफॉर्म्स आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के, है ना। वहाँ तो 1958 से चल रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की जब भी बात होगी, इंडिया चाइना रिलेशंस की जब भी बात होगी, तो पंचशील सिद्धांत की ज़रूर बात होगी, पंचशील प्रिंसिपल्स की। और ये क्या है पंचशील प्रिंसिपल, 1954 का इंडिया चाइना एग्रीमेंट है। इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट। तो ये एक्चुअली बदले हुए कंटेक्स्ट में ये एग्रीमेंट था, यानी कि इंडिया डीकोलोनाइज हुआ था, आज़ाद हुआ था, और चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। चूंकि इंडिया और तिब्बत के पहले भी ट्रेड रिलेशंस थे, तो ये बदले हुए कंटेक्स्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कैसे ट्रेड होगा, इस पर ये एग्रीमेंट था। इसको डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी कहा जाता है नेहरू का, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉइंटर है, इसको याद रखिएगा कि 1950 में इंडिया पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक का कंट्री था जिसने चाइना को जो है रिकॉग्नाइज किया था एज अ नेशन, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उसके साथ में स्टैब्लिश किए थे। और ये 1954 का ये एग्रीमेंट है, इसी को पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और बर्टलिन लिंटर जो है एक राइटर हैं, वो ये बात कहते हैं कि पहली बार इसी एग्रीमेंट में तिब्बत को जो है पहली बार हिस्ट्री में तिब्बत रीजन ऑफ चाइना कहा गया, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिप्लोमेटिक ब्लंडर इसीलिए कहते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट 6 जून 1962 को एक्सपायर हो गया था इंडिया चाइना टेंशन के चलते हुए, और उसके बाद जो है अक्टूबर 20 1962 को जो है चाइना ने इन्वेड कर दिया था, इधर लद्दाख रीजन में भी, और उधर मैकमोहन लाइन के साउथ में अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है। और फिर ये अपने ही यूनिलेटरली जो है विड्रॉ कर गया, सीज फायर भी डिक्लेयर कर दिया था नवंबर 20 1962 को, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना वॉर डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज सब खत्म रहे, चाइना के साथ में कोई हमारी बातचीत नहीं हुई। अगर हम 79 में अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर बन के गए, वो वाली तारीख अगर छोड़ दें 1979 वाली, तो जो प्राइम मिनिस्ट्रियल जो विजिट हुई थी वो 1988 में राजीव गांधी गए थे। उसके बाद में 1993 में जो है नरसिम्हा राव गए थे, ठीक है। यहाँ से फिर जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स जो हैं पंचशील सिद्धांत के, वो ये हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बात होगी पंचशील की, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पीसीएस वगैरह में वन लाइनर में पूछ लेते हैं, बाकी यूपीएससी के लिए तो आपको डिटेल में ये पता होना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पर एग्रेशन इन्होंने कर दिया था, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है जो एग्रीमेंट है, ये इंडिया चाइना एग्रीमेंट 1954 वाला, ये रिन्यू नहीं हुआ आज तक, तो ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो, तो ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी और चाइना कंट्रोल टेरिटरी को सेपरेट करती है। ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया और चाइना वर्ल्ड में सबसे लंबा अनडिमार्केटेड जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, 3488 किलोमीटर लॉन्ग। तो मतलब इतना लंबा बॉर्डर जिसमें कोई डिमार्केशन नहीं है, नो मैंस लैंड है बीच में बहुत दूर दूर तक, 50 से 100 किलोमीटर्स तक के मार्जिन पे दोनों आर्मीज को रहना होता है। तो उसमें 20-20 किलोमीटर आगे पीछे ये लोग होते रहते हैं और स्किर्मिसेस होते रहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी एलएसी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ईस्टर्न पार्ट यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला, फिर मिडल पार्ट यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला,
ठीक है, और फिर आपका वेस्टर्न पार्ट यानी कि लद्दाख वाला, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, जिसपे चाइना का कब्जा है, जिसको उसने जिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन के अंतर्गत जो है एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, अब आपके सामने देखिए दो इमेजेस हैं, ये है जम्मू कश्मीर और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश वाली इमेज ये क्लियर है पूरी। ठीक है, ये मैकमोहन लाइन है। इधर आप देखिए जम्मू कश्मीर में आपको दो शेडेड एरियाज दिख रही होंगी, एक तो ये वाली, ये है पीओके लेफ्ट साइड वाली, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये आपकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके बीच में पाकिस्तान के साथ में। ये है अक्साई चीन यानी चाइना के साथ में। यहाँ है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों में अंतर यही है, ये डिमार्केटेड नहीं है, ये डिमार्केटेड है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसकी शॉर्ट एक हिस्ट्री बताता हूँ आपको अक्साई चीन वाली। डोगरा तिब्बतन वॉर था, जो सिख एम्पायर था, तो उसने क्या किया था, पूरा ये जो है एनेक्स कर लिया था लद्दाख 1841 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद 1842 के आसपास ये सिख एम्पायर, ये लोग लद्दाख एनेक्स करके जम्मू कश्मीर में ला लिया था। फिर ये लोग चले गए थे तिब्बत। तिब्बत में वहाँ मिल गई चाइना की आर्मी, वहाँ फिर जो है इन लोगों का, इनको हरा दिया। फिर इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई कि भैया एक दूसरे की टेरिटरी में ट्रांसग्रेशन और एग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर जब ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर को हराया, तो उसके बाद जो है सारी की सारी ट्रांसफर जो है लद्दाख की टेरिटरी जो है वो किसको हो गई, ब्रिटिश इंडिया को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो वहां से ये वाला बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब ये वाला बॉर्डर देखिए, इधर वाला, इसका क्या है कि जो पहला फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर था, यानी कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, इसकी जो डेट है, सॉरी, इसकी जो डेट है वो है 1824 से 1826। तो इसमें क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ यानदाबो जो है वो साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ यानदाबो, याद रखिएगा, कई बार जो है पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, पीसीएस वगैरह में, वन लाइनर में, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। तो जब पूरा बर्मा इनके कंट्रोल में आ गया, तो चाइना का यूनान प्रोविंस से जो इनकी बाउंड्री टच होने लगी, यूनान। ठीक है, तो उसको लेकर के जो है फिर ये विवाद वहां से आया। समझ गए आप? तो ये शॉर्ट स्टोरीज हो गई दोनों की, तो आप याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें और कुछ रह गया बताने के लिए? नहीं, इतना ठीक है। तो फिर तीन सेक्टर हो गए इसके, एलएसी हो गई, एलएसी का मतलब ये हो गया डिमार्केटेड नहीं है, और फिर ये आपका अक्साई चीन वाला हो गया, ये आपका कहाँ से आया ये मैंने बता दिया, और आपका ये म्यांमार वाला बता दिया, जिससे कि आपका ये जो है मैकमोहन लाइन हो गई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एग्रीमेंट वाला, शिमला वाला, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक बात रह गई थी प्रीवियस स्लाइड में, मैकमोहन के बारे में मैंने इसमें लिखा भी है एक लाइन में। हेनरी मैकमोहन ने जो लाइन ड्रॉ की थी, जो मैकमोहन लाइन हुई, वही बेसिस है एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। ठीक है, पर ये मैकमोहन लाइन कहाँ ड्रॉ हुई थी? ये हुई थी शिमला कन्वेंशन में 1913 से 1914 के बीच में जो साइन हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टी थे? तिब्बत था, ब्रिटिश इंडिया था, और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और चाइना कौन सा होगा उस समय, सोचो आप, 1913 से 14 के टाइम पे, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ कम्युनिस्ट का पावर में आए थे 1949 में, माओ जेडोंग वाले, जो मैंने आपको पहले बताया। तो उन्होंने आते ही सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन सबसे विड्रॉ कर लिया, तो फिर वहीं से ये वाला जो है डिस्प्यूट अराइज हो गया। ठीक है, 1959 में प्राइम मिनिस्टर झाऊ एनलाई ने, वहाँ की प्रीमियर झाऊ एनलाई ने हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कहा कि वही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां अभी रियलिटी में कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो ये बड़ी नॉनसेंस बात थी। शिव शंकर मेनन ने अपनी किताब चॉइस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखा है। शिव शंकर मेनन फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं इंडिया के, और इंडियन डिप्लोमेट भी रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेहरू ने ये कहा था कि कोई सेंस नहीं है चाइना के इस ऑफर में कि 20 किलोमीटर विड्रॉ कर जाओ, जिसको वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कई सारे डॉटेड पॉइंट्स हैं, तो चाइना कहीं पे अपने डॉटेड पॉइंट्स बना लेता है, इंडिया कहीं बना ले रहा है, और दोनों गवर्नमेंट इन पॉइंट्स पे एग्रीड नहीं है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, 5962 में इंडिया की पोजीशन ये थी कि चाइनीज कॉन्सेप्ट वाज अ डिस्कनेक्टेड सीरीज ऑफ पॉइंट्स ऑन अ मैप दैट कुड बी ज्वाइंड अप इन मैनी वेज। मतलब यू कैन ज्वाइन देम लाइक दिस, यू कैन ज्वाइन देम लाइक दिस, यू कैन ज्वाइन देम लाइक दिस। तो यही सब डिस्प्यूट के कारण है। श्याम सरन ने अपनी किताब हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने जब वहाँ पे बीजिंग में जब विजिट की 1993 में, तब भी जब एलएसी की बात हुई, तो वही उस समय की एलएसी की बात नहीं हुई जो 59 की थी या 62 की थी, पर वो एलएसी जो वर्तमान में चल रही है। तो ये शॉर्ट स्टोरी थी, एक तरीके से आपकी समझ के लिए जो है मैंने इसमें पोर्ट्रे कर दी, लिख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और चाइना के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों के बीच में अंतर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एलओसी प्रॉपरली डिलिनेटेड होती है। दोनों डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों आर्मीज के साइन करते हैं। इंटरनेशनल सैंक्टिटी होती है, एग्रीमेंट होता है। एलएसी हवा हवाई होती है, क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है और लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एलएसी में कई सारा इधर आर्मी है, इधर आर्मी है, बीच में नो मैंस लैंड है 50 से 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो थोड़ा ये आगे चले गए, थोड़ा ये आगे चले गए, तो इनमें से कोई देखने गया तो लड़ाई हो गई फिर। ठीक है, इतनी सी बात है एलएसी एंड एलओसी में। देखिए, चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम है वो देखिए आप, ये देखिए चाइना का ही मैप है जो वहाँ पे वो प्रोपोगंडा जिसमें फैलाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा लगभग जो है अरुणाचल प्रदेश 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो है टेरिटरी वो इनको चाहिए, और उसको ये जो है जेंगनान करके जो है उसका नाम दिया है इन्होंने। ठीक है, और कई बार ये अपने मैप में जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है वो दिखा देते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो शहरों के और गाँव के नाम हैं वो भी अपनी तरह से अपनी तरफ से जो छिन पिन करके जो नाम होते हैं उसको ये रख देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 6 सच नेम्स 2017 में इन्होंने जो है अपनी स्टेट जो न्यूज़पेपर है उसमें भी पब्लिश किए थे, और लोगों को पता लगा तो इंडिया ने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी, और इंडिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। असाइनिंग इन्वेंटेड नेम्स टू प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश डज नॉट अल्टर दिस फैक्ट। कुछ भी नाम रख लो भाई तुम, चिनपिन सिनपिन, लेकिन उससे अरुणाचल प्रदेश ही रहेगा, है ना। बस ये वाली बात है। तो पार्ट 1 में इतना ही, कुछ छूट गया तो हमें बताइएगा। पार्ट 2 में हम लोग साउथ चाइना सी का जो इशू है उस पर भी चर्चा करेंगे, 9 डैश लाइन भी उनकी देखेंगे, ट्रेड एंड इकोनॉमी पे भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंजेस पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। और बाकी और कुछ अगर रह गया हो तो हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।